गाइस इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कंप्लीट एक्सेप्शन हैंडलिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। सारे बेसिक्स क्लियर करेंगे और एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ एक एक करके सिखाऊंगा। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे अपने प्रोग्राम को एक रोबस्ट हमारे प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकता है, और एक्सेप्शन को सीखना और इम्प्लीमेंट करना क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, हम लोग प्रैक्टिकली भी क्या करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करके देखेंगे। एक एक पॉइंट में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर हो, चाहे आप अभी सीख रहे हो प्रोग्रामिंग, सबके लिए ये वाली वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें कवर कर दूँ, और गारंटी देता हूँ अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप एक बहुत अच्छे मास्टरी हासिल कर लोगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट में। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जब भी आप करते हो तो आपके प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट होने के चांसेस रहते हैं एक्सेप्शन के कारण। तो आप उस एबनॉर्मल सिचुएशन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, इस वीडियो में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी एकदम चिंटू तरीके से समझेंगे विद एग्जांपल। तो मैं परफेक्ट एग्जांपल देने वाला हूं एक्सेप्शन हैंडलिंग का, और कई सारे एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक जावा प्रोग्रामर हो, आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, और अगर आपको एक्सेप्शन के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। आप बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और सीखते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, वो कौन कौन से तरीके हैं, कैसे हम एक्सेप्शन हैंडल को कवर कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये वीडियो पूरा वॉच करना है और हमें सपोर्ट करनी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है, जिससे कि हमको सपोर्ट मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस को क्रिएट करता रहूं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को समझना। एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा को यूज़ करने वाले हैं। हालांकि एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट सेम है। तो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, बस अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है अलग अलग तरीके से, मतलब सिंटेक्स उसका अलग है, दैट्स इट, बाकी चीज़ें सेम है। तो अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे, ये चीज़ याद रखेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज एक्सेप्शन, एक्चुअली ये एक्सेप्शन होती क्या है। अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे एक्सेप्शन होती क्या है, देन आपको तभी ये समझ में आएगा कि एक्सेप्शन को हैंडल करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग समझ लेंगे व्हाट इज एक्सेप्शन, देन हम लोग समझेंगे व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हम लोग व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद हम लोग सीखेंगे व्हाई टू हैंडल एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन को हैंडल करना क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहिए। देन उसके बाद हम लोग सीखेंगे हाउ टू हैंडल एक्सेप्शंस, मतलब एक्सेप्शंस को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग का तरीका अलग अलग से दिया गया है। किसी में ट्राई कैच को यूज़ करके, किसी में ट्राई एंड एक्सेप्ट को यूज़ करके, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीका है, बट एक्सेप्शन का सेम कॉन्सेप्ट है। एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे ट्राई विद कैच प्रैक्टिकल एग्जांपल। हम लोग ट्राई विद कैच प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। देन हम लोग देखेंगे क्रिएटिंग एंड यूजिंग आवर ओन एक्सेप्शन। अगर एक्सेप्शन पहले से जो बनी बनाई है वो तो ठीक है, लेकिन हमें भी अगर कोई एक्सेप्शन यूज़ करना है तो हम लोग कैसे उसको क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग इस पूरे वीडियो में सीखने वाले हैं। हालांकि यही कॉन्सेप्ट नहीं, हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एक्सेप्शन। तो अगर मैं बात बताऊं कि एक्सेप्शन का मतलब क्या है, सो आप ध्यान से देखो, एक्सेप्शन मीन्स व्हाट। अगर आप सोचते हो एक्सेप्शन क्या है, तो अगर आप इसका डिक्शनरी मीनिंग ढूंढने जाओगे, भैया डिक्शनरी में एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, बहुत परेशान हो गए डिक्शनरी में क्या है, तो आपको वहाँ मिलेगा एबनॉर्मल कंडीशन। अब इस एबनॉर्मल कंडीशन को हम लोग अपने प्रोग्राम के साथ कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं, मतलब कैसे समझ सकते हैं कि एबनॉर्मल हमारे प्रोग्राम में एबनॉर्मलिटी कब आती है, वो कंडीशन कब आता है जब हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल बिहेव करता है। और एबनॉर्मल का मतलब जैसा आप नहीं चाहते हो उस मतलब वैसा अगर बिहेव करे, एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग समझते हैं, एक्सेप्शन को पूरा एकदम अच्छे से समझते हैं विद एग्जाम्पल। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझना सबसे पहले सीखते हैं एक्सेप्शन का मतलब क्या है। तो हम लोग आ गए अपने बोर्ड पे, और यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन का अच्छे से मतलब समझेंगे कि एक्चुअली एक्सेप्शन है क्या। अब ध्यान से देखिए, एक्सेप्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक दो चीज़ें। जब जावा के प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं, सपोज सबसे पहले जो आप लिखते हो, सपोज आपने ये जो कोड लिखा है, ये जो कोड टोटल है, ये उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। आई थिंक सबको पता होगा क्या बोलते हैं इसको, हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं। दिस इज योर सोर्स कोड। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग दे देते हैं कंपाइलर को। तो यहाँ पे हमारा कंपाइलर होता है, एंड ये हमारा कंपाइलर है, ठीक है, ये हमारा
कंपाइलर ने क्या किया, हमारे प्रोग्राम को कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद हम लोग अपने प्रोग्राम को इंटरप्रेटर को देते हैं। किसको? इंटरप्रेटर। तो अगर आपको जावा पता हो देन हमारा आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट मिलता है। आउटपुट बेसिकली लाइन बाय लाइन को देता है, इंटरप्रेटर देता है। तो ये कोड को ऐसे फर्स्ट लाइन रीड करता है, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन। अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि यहाँ जब हम लोग कंपाइल करते हैं तो बाइट कोड जनरेट होता है। यहाँ पे जो होता है वो बेसिकली बाइट कोड होता है, डॉट क्लास फाइल होती है। एंड यहाँ पे जब हम लोग कंपाइल कर लेते हैं तब हम लोग को बाइट कोड मिलता है, और यहाँ पे हम लोग का डॉट जावा फाइल होती है। ये चीज़ आप सबको पता होगा, तो मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं। अब ध्यान से देखिए, एक्सेप्शन का मतलब होता है कि बेसिकली रन टाइम एरर। रन टाइम एरर मतलब जब प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो रन टाइम एरर। रन टाइम एरर मैं एक वर्ड में यहाँ पे बोल दिया, बट फिर आप ध्यान से देखिएगा, रन टाइम एरर मतलब ऐसी एरर जो रन टाइम पे है। अब रन टाइम एरर क्या होती है, ध्यान से देखिए, जब आपने यहाँ पे सोर्स कोड को कंपाइल किया, यहाँ पे भी बहुत बार एरर आती है। जब आप पहली बार कंपाइल करते हो, अगर आपको याद हो तो आप यहाँ पे कमांड लिखते हो जावा सी, देन अपने प्रोग्राम का नाम सपोज आपने यहाँ पे लिखा टेस्ट डॉट जावा। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हो तो प्रोग्राम ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कंपाइल हो जाता है। बट यहाँ पे बहुत सारी एरर आती हैं, लेकिन जो यहाँ पे एरर आ रही हैं कंपाइल करते समय इस स्टेज पे, इन एरर को हम लोग बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। कौन सी? कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, तो ये बेसिकली कंपाइल टाइम एरर होती है। लेकिन जब इंटरप्रेटर को दे देते हो आप, जब इंटरप्रेटर एरर को ढूंढता है, क्योंकि इंटरप्रेटर तो लाइन बाय लाइन काम कर रहा होगा, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एक लाइन को चला रहा होगा, तो यहाँ पे जो एरर आ रही है उसको हम लोग, जब इंटरप्रेटर एरर को ढूंढेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर। और इसी रन टाइम को एरर को बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं। अब समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कौन कौन सी एरर हो सकती है, कौन कौन एरर से नहीं होती, कौन कौन सी एरर नहीं होती है, कौन कौन सी एरर कहाँ पे हो सकती है, इसका थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल दे दूँ। सबसे पहले मैं इसको हटा दूँ। अगर आप जावा प्रोग्राम हो तो आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, सपोज आपने यहाँ पे एक कोड लिखा और उस कोड को कंपाइल किया, तो चांसेस है कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर ज़्यादा एरर्स को, अगर आपने कोई सिंटेक्स एरर किया होगा, मतलब अगर आपने कोई सिंटेक्स में गलती की होगी, चाहे आपने सेमीकोलन छोड़ दिया हो, चाहे आपने कोई कीवर्ड गलत लिख दिया हो, चाहे स्पेस मिस कर गए हो, या कुछ भी सिंटेक्टिकल एरर जितनी भी होगी वो कंपाइलर पकड़ेगा। इसको पहले से ही मतलब सिंटेक्स एरर पकड़ लेगा। लेकिन जब रन टाइम एरर, इसका मतलब आपका प्रोग्राम सब कुछ सिंटेक्टिकली सही है, मतलब सब कुछ यहाँ पे सही है। कंपाइलर ने अब उसको कोड कर कंपाइल करके डॉट क्लास फाइल बना दी है, ये बना दी है। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर रन टाइम एरर्स मतलब एक्सेप्शंस को पकड़ता है। एक्सेप्शंस मतलब जैसे डिवाइड बाय ज़ीरो हो गई, ठीक है, कहीं भी डिवाइड बाय ज़ीरो को हैंडल नहीं कर सकता, तो डिवाइड बाय ज़ीरो जहाँ भी आएगी, या डिवीज़न डिवाइड बाय एरर मतलब कहीं भी आपने जीरो डिवीजन से कहीं भी आपने एरर कर दिया, जैसे आपने प्रोग्राम में कहीं 2 डिवाइड बाई 0 किया हुआ है तो यहाँ पे डिवीज़न बाय 0 एरर आ जाएगी, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते। या आपने कहीं भी नल ऑब्जेक्ट पे कोई वैल्यू कॉल की हो, ऐसे वेरिएबल पे वो मेथड कॉल किया हो जिसमें नल वैल्यू है, तो वहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये सारे एक्सेप्शंस है, मतलब आप गलत नल वैल्यू पे आप ऑब्जेक्ट मत कॉल करो भैया। इसी तरह आपने कन्वर्जन गलत किया हो तो नंबर फॉर्मेट से रिलेटेड कोई एरर आ सकती है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ सकती है। ठीक है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इसका मतलब एक्सेप्शन, इसका मतलब जब रन टाइम पे कोई एरर आती है तब हम लोग उसको बोलते हैं रन टाइम एरर, मतलब वो एरर इंटरप्रेटर आएगा ड्यूरिंग रनिंग ऑफ योर प्रोग्राम, जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा, ड्यूरिंग रनिंग ऑफ योर प्रोग्राम। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज बहुत सारी चीज़ें होती हैं रन टाइम पे होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंपाइल टाइम पे होती हैं। अब देखिए, जैसे एग्जांपल, जैसे पुराने ज़माने में जब राजा वगैरह होते थे, ठीक है, जैसे मान लो कोई राजा, या जैसे मान लो रामायण का एग्जांपल लेते हैं, तो सपोज़ रामायण में क्या होता था भाई, रामायण में क्या होता था, जो एक राजा होता था, ठीक है, एक राजा होता है, जैसे दशरथ थे, जैसे राम जी थे बाद में, वो भी एक राजा थे, ठीक है, तो उनको उनकी पूरी एक मतलब एरिया होती थी कि वो उसके ज़्यादा हैं, जैसे अयोध्या के राजा जनक थे, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या था, तो अब क्योंकि एरिया तो बहुत सारी हैं, तो सपोज यहाँ पे R1 है, राजा 1 है, इसी तरह एक एरिया यहाँ पे है R2, तो ये राजा 2 है। तो यहाँ पे सपोज एग्जांपल है, यहाँ पे राजा दशरथ हैं सपोज, मतलब जो अयोध्या के राजा थे, और यहाँ पे एक दूसरे बंदे हैं, मतलब दूसरे राजा हैं, तो दूसरे एरिया के मतलब बेसिकली राजा हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब होता क्या था कि यहाँ पे ये राजा जाके इन पे अटैक कर सकता है, या R1 यहाँ पे जाके अटैक कर सकता है, और अटैक करने के बाद जब अगर उसने R2 मतलब राजा 2 को हरा दिया तो राजा 2 हार गया। अब राजा 2 हार गया तो वो इस पूरी एरिया को क्या कर लेता था, अब ये जो एरिया है इसका भी राजा R1 हो जाएगा।
ठीक है, मतलब समझ गए। लेकिन अब देखो सपोज इसको अटैक करना है, R1 को अटैक करना है R2 पे, तो अब देखो R1 को अटैक करना R2 पे, अब R2 को बहुत सारी चीज़ें पहले से पता चल गई। क्या क्या? सपोज इसकी प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग, फील्डिंग, उसने कहाँ का फील्डिंग सेट करने की सोची है, कैसे इसके सारे टूल्स के बारे में, टूल्स प्लानिंग हो गया, फील्डिंग हो गया, टूल्स हो गया, और कैसे बेसिकली वॉर करनी है, मतलब हाउ, कैसे वो लोग वॉर प्लान कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें, अगर ये सारे की पॉइंट्स हैं, अगर ये सारे की पॉइंट्स पहले से ही पता चल गए R2 को, देन ये जो राजा 2 है, इसका कुछ भी नाम हो सकता है, राजा राम सिंह या कुछ भी, राजा कुछ भी हो सकता है, मतलब ये राजा है, बस ये राजा है, ठीक है। तो अगर R2 को पहले से पता चल गए, लड़ाई अभी नहीं हो रही है, लड़ाई स्टार्ट भी नहीं हुई, और R2 को उसकी प्लानिंग पता चल गई, फील्डिंग पता चल गई, टूल्स पता चल गए, और कैसे वॉर को लोग प्लान कर रहे हैं, ये सारी प्लानिंग अगर पता चल गई, अभी लड़ाई हुई नहीं लेकिन पहले से ही पता चल गई, तो ये क्या करेगा, ये उसके लिए अलर्ट रहेगा, और हो सकता है चांसेस है कि जीत जाए, कोई एबनॉर्मल कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि पहले से अलर्ट है। तो इस अगर पहले से चीज़ें पता चल जा रही हैं, लड़ाई नहीं हो रही है, दैट इज़ ये कंपाइल टाइम है, मतलब कंपाइलर ने ही इन सब चीज़ को निकाल दिया है। तो जब वो एक्चुअल काम हो नहीं रहा होता है बट चीज़ें पहले से ही पता चल जाती हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं कंपाइल टाइम, ठीक है। बट सपोज R2 ने सब कुछ प्लानिंग करके रखा था, सब कुछ उसको पता भी चल गया था, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट पता भी चल गया था। बट एक्चुअली क्या, जब यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हुई, R1 ने जब आक्रमण बोला, मतलब अटैक किया, ठीक है, अटैक किया, अब क्या हुआ, अचानक से नई नई चीज़ें पता चल गई। सपोज यहाँ पे 5th चीज़, इसको नई चीज़ें पता चली ड्यूरिंग अटैक, मतलब जब लड़ाई हो रही थी, क्योंकि अटैक तो हो चुका है, तो लड़ाई यहाँ पे स्टार्ट हो गई लड़ाई, ठीक है, लड़ाई यहाँ पे क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। और ये 5वीं चीज़, ये नई चीज़ पता चली इसको, ये इट इज़ अ न्यू थिंग, ये न्यू थिंग पता चली कब, ड्यूरिंग वॉर, मतलब उस समय ड्यूरिंग वॉर जब लड़ाई एक्चुअली हो रही थी, तो जब एक्चुअली लड़ाई हो रही थी, सो दिस इज़ नॉट अ कंपाइल टाइम, इसको पहले से नहीं पता था, ये लड़ाई होते समय R2 को पता चला। सो इसी को हम लोग बोलते हैं रन टाइम। ये रन टाइम मतलब जब एक्चुअल में लड़ाई हो रही थी, रन टाइम, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। तो कोई भी काम अगर रन टाइम पे होता है, मतलब उस समय होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। तो यहाँ पे एक राजा जब दूसरे राजा पे लड़ाई, वॉर स्टार्ट हो जाएगी, देन उस समय R2 को कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी, उसकी प्लानिंग पता चलेंगी कि अरे यार ये तो ये भी प्लान किया था, तो वो रन टाइम पे है जब एक्चुअली में लड़ाई हो रही थी। देन दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन रन टाइम, मतलब उस समय एक्सेप्शन आ रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब उस समय पता चल रही है तो R2 एबनॉर्मल कंडीशंस R2 के लिए आएंगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, एक्सेप्शन बोलते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन। और उस एबनॉर्मल कंडीशन से इसको प्रॉब्लम आएंगी अगर उसको हैंडल नहीं किया होगा, पहले से उसकी तैयारी नहीं किया होगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने कि भैया अगर पहले से ही चीज़ें पता चल जाए। एक एग्जांपल और लेते हैं इसको, चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए। सपोज आपको कॉलेज जाना है, अब क्या हुआ कि हुआ क्या, मान लो आपका एग्ज़ाम है 9 बजे से लेके और 5 बजे तक एग्ज़ाम है, ठीक है, AM ले लेते हैं, सुबह से लेके एंड 5 PM तक आपका पेपर है। अब हुआ क्या, ये बेसिकली आपका एग्जीक्यूशन टाइम है, मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। अब सपोज आप घर से गए या घर से जाने वाले हो, या मतलब कुछ भी है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये रन टाइम है, एक्चुअली यहाँ से लेके यहाँ तक का रन टाइम है। तो इस रन टाइम पे अगर कोई एरर आती है, मतलब मान लो एग्ज़ाम करते समय आपको सुसु लग गई, ठीक है, एग्जाम देते समय आपको सुसु लग गई, तो वो बेसिकली रन टाइम एक्सेप्शन है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मतलब एबनॉर्मली टर्मिनेट भी कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा लग गई या तबीयत खराब हो गई मान लो अचानक से यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अचानक से तबीयत खराब हो गई तो आप क्या करोगे, वैसी बात है, यहाँ से एबनॉर्मल अगर आप तैयार नहीं रहोगे तो आपको टर्मिनेशन करना पड़ेगा। तो अगर आपको पहले से पता चल जाती कि आपका तबीयत खराब है, सो ये आपका कंपाइल टाइम एरर होता, मतलब कंपाइल करते समय हो गया। बट जब आपने रन करना, पेपर देना स्टार्ट किया, उस समय क्योंकि रन यहाँ से लेके यहाँ तक का काम होता है, तो अगर उस समय पता चली, देन दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। आई थिंक आप समझ गए होंगे, और काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर यही चीज़ मैं समझाता रहूँ, बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, ये चीज़ भी हमें समझना पड़ेगा। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? तो अगर आपको एक्सेप्शन समझ में आ गया तो आप ये चीज़ भी समझ सकते हो कि व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, की एक्चुअली एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, ठीक है। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये चीज़ भी हम लोग समझ लेते हैं। और ऑब्वियस ही बात है कि बहुत बढ़िया चीज़ है,
तो अगर मैं बात करूँ व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो अगर आपको एक्सेप्शन समझ में आ गई, एक्सेप्शन का मतलब ड्यूरिंग रन टाइम, जब आप प्रोग्राम को चला रहे थे ड्यूरिंग रन टाइम कोई एबनॉर्मल कंडीशन आना क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। एबनॉर्मल कंडीशन आना एक्सेप्शन होता है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब ये जो एक्सेप्शन आ रही है, क्या ये जो एक्सेप्शन आ रही है इसको आप कैसे हैंडल करोगे, इसको आप कैसे हैंडल करोगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, मतलब जो एक्सेप्शन आ रही थी यहाँ पे देखो ड्यूरिंग रन टाइम जो एबनॉर्मल कंडीशन आ रही है उसी को हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। और एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करना है, मतलब कैसे उसे हैंडल करना है। कोई सिचुएशन आपके घर में हो जाती है तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो, या सपोज आपके दोस्त ने आप थप्पड़ मार दिया तो कैसे हैंडल करते हो। सपोज आपने किसी लड़के को प्रपोज किया, उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, तो फिर आप कैसे उसको हैंडल करते हो। सो कैसे आप इस एक्सेप्शंस को हैंडल करोगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। आई थिंक समझ गए होगे, बहुत छोटी सी चीज़ थी, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात आते हैं वाई टू हैंडल एक्सेप्शन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई टू हैंडल एक्सेप्शन। अब देखो एक्सेप्शन को क्यों हैंडल करना चाहिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है तो इसको समझते हैं वाई, भैया क्यों एक्सेप्शंस को हैंडल करना चाहिए। ठीक है, देखो सपोज अब इसमें प्रोग्राम का एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ। सपोज आपने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें 8 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब 8 लाइन है आपके प्रोग्राम में टोटल। ये आपका प्रोग्राम है जिसमें 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, 5 है, 6 है, 7 है एंड 8 लाइन है। अब ध्यान से देखो, आपके इस प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैं एसपी लिख दे रहा हूँ, एसपी का कुछ और मतलब मत समझ लेना। ये बेसिकली आपका एंडिंग पॉइंट है, दिस इज़ योर एंडिंग पॉइंट। आई थिंक समझ, मतलब यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा होगा। अगर यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होना है और यहीं से आपका प्रोग्राम शुरू होता है, दैट मीन्स आपका प्रोग्राम सही जगह पे स्टार्ट हुआ है, परफेक्ट। और जहाँ पे ख़त्म होना है, ये लास्ट लाइन है, अगर यहीं पे प्रोग्राम ख़त्म होता है देन दिस इज़ अ मतलब नॉर्मल टर्मिनेशन। आपका प्रोग्राम एकदम सही पे टर्मिनेट हुआ है, यहाँ से चल रहा था, यहाँ से चला एंड जहाँ ख़त्म होना था वहाँ पे ख़त्म हुआ। बट कोई ज़रूरी नहीं ऐसा हो। सपोज हुआ क्या, सपोज प्रोग्राम स्टार्ट तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से हुआ परफेक्ट, बट अचानक से इसने पहली लाइन चलाई, दूसरी लाइन चलाई, तीसरी लाइन चलाई, चौथी लाइन चलाई, पांचवी लाइन चलाई। जब पांचवी लाइन पे था, मतलब प्रोग्राम पांचवी लाइन पे है, तो ऑब्वियस ही बात है एग्जीक्यूट हो रहा है परफेक्टली ड्यूरिंग रन टाइम पे। अचानक से यहाँ पे कोई एरर आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, कोई एरर आ गई। अब क्योंकि ये रन टाइम एरर है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन है। लेकिन होगा क्या इससे, अगर यहाँ पे पांचवी लाइन पे एरर आ गई, इस केस में तो नॉर्मल टर्मिनेशन होता, बट यहाँ पे पांचवी लाइन पे एरर आ गई। 4 तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, अब पांचवी लाइन पे एरर आई तो बची कितनी है, 1 2 3 लाइनें बची है। लेकिन जैसे ही एरर आई, एब नॉर्मल कंडीशन आया, प्रोग्राम आपका एब नॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन एंड यहाँ पे होना था, प्रोग्राम एब नॉर्मल टर्मिनेट हो गया, एब नॉर्मल टर्मिनेशन हो गया आपका प्रोग्राम का, एब नॉर्मल टर्मिनेशन। इस केस में नॉर्मल टर्मिनेशन हो रहा, जहाँ प्रोग्राम खत्म होना था वहाँ पे प्रोग्राम नहीं खत्म हुआ, अचानक से बीच में ही बंद हो गया। क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन अकर हो गई। तो इस एबनॉर्मल सिचुएशन से बचने के लिए, इससे कि हम लोग इस एबनॉर्मल कंडीशन को अच्छे से हैंडल कर पाएँ और हमारा प्रोग्राम जहाँ पे ख़त्म होना है वहीं पे ख़त्म हो, इसीलिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ करते हैं। मतलब अगर हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ कर रहे होते हैं तो इस तरह कुछ होता। सपोज यहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा होता, यहाँ से, और सारी लाइनें एग्जीक्यूट करता जाता, और यहाँ पे अगर एरर आ भी जाती तो ये क्या करता, ये इस सिचुएशन को हैंडल कर लेता अपने हिसाब से, एंड देन आपका प्रोग्राम एंड होता ही होता, एंडिंग पॉइंट पे ही एंड होता, एंड ये हमारा नॉर्मल टर्मिनेशन मेंटेन रहता। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो ये हमने क्या यूज़ किया, ये हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग का तरीका यूज़ किया है अपने प्रोग्राम को नॉर्मल टर्मिनेट करने के लिए। तो एक ही लाइन में बोलूँ तो भैया एक्सेप्शन हैंडलिंग इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग, जिससे कि हम अपने प्रोग्राम को नॉर्मली टर्मिनेट कर पाएँ। एक्सेप्शन अकर हो उस समय भी, मतलब एक्सेप्शन अकर होने पे भी हम लोग अपने प्रोग्राम को नॉर्मली टर्मिनेट कर पाएँ, एब नॉर्मल कंडीशन से बचा पाएँ, इसीलिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे इन सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। मतलब अगर हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जावा आप कोई मैटर नहीं करता, जावा पाइथन भी यूज़ कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बाकी लैंग्वेजेस भी यूज़ कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बट एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम जावा यूज़ कर रहे हैं तो जावा ने कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम को हैंडल कर सकते हैं, अपने एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। सपोज एक ट्राई है, ट्राई, कैच, फाइनली,
फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कीवर्ड हो गए, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रोस। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। बेसिकली 5 ये इंपॉर्टेंट क्या है, कीवर्ड्स हैं। ठीक है, 5 कीवर्ड्स हैं। इन 5 कीवर्ड्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। ट्राई को साथ, कैच के साथ यूज़ करके ट्राई, कैच, फाइनली यूज़ कर सकते हैं, एंड थ्रो। मतलब जितने भी ऑपरेशंस हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का परफॉर्म करेंगे वो हम लोग ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज की हेल्प से ही करेंगे, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, और ये मतलब आपसे कोई पूछता है कि जावा में कैसे एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, तो आप सिंपली बता दीजिएगा ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज। इन सारे कीवर्ड्स मिल करके हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग की फैसिलिटी जावा में प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूँ, जावा में जितनी रन टाइम है एरर हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है क्लास से। मतलब यहाँ पे एक थ्रोएबल क्लास बनाई गई है, थ्रोएबल। ये सारे एरर और एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास है। मतलब इसके नीचे दो क्लासेस हैं, एक है एक्सेप्शन क्लास, मतलब जितनी रन टाइम एरर्स हैं जिसको प्रोग्रामर हैंडल कर सकता है। ठीक है, जिसको प्रोग्रामर हैंडल कर सकता है। ठीक है, मतलब इन एरर को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। और एक है हमारे पास एरर नाम की पेरेंट क्लास। ये बेसिकली वो सारी एरर हैं जिनको प्रोग्रामर नहीं हैंडल कर सकता। मतलब ये सबसे मेन पेरेंट टॉप क्लास है आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग हायरार्की की। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग हायरार्की की। तो इन एक्सेप्शंस को प्रोग्रामर हैंडल कर सकता है। मतलब इसको और इसके जितने भी चाइल्ड होंगे उनको प्रोग्रामर क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। जितने भी प्रोग्रामर्स हैं हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और इन एरर को जैसे स्टैक ओवरफ्लो एरर हो गई तो उनको प्रोग्रामर नहीं हैंडल कर सकता, तो इधर नहीं पढ़ना। अब ध्यान देखो, इसके भी बहुत सारे चाइल्ड क्लासेस हैं। मतलब जैसे मैं कुछ बताता हूँ, जैसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक क्लास है रन टाइम एक्सेप्शन। ये बेसिकली रन टाइम एक्सेप्शन है। इसी तरह आईओ एक्सेप्शन, सर्वलेट एक्सेप्शन, इंटरप्ट एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन है। अगर आप गूगल पे जाते हो और यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग हायरार्की टाइप करते हो, तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग हायरार्की। ठीक है, हायरार्की जावा। ठीक है, सो आप देखोगे यहाँ पे इमेजेस पे आ जाओ और आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत बड़ी हायरार्की है। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लास है, या फिर ये वाली हायरार्की देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो थ्रोएबल क्लास है यहाँ पे। ठीक है, ये पेरेंट क्लास है एरर की भी और एक्सेप्शन की भी। उसके बाद देखो एरर है, एरर यहाँ पे एरर जो है उनको हैंडल नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहाँ पे इसको इस कलर का बनाया गया। ठीक है, देखो एक्सेप्शन है, ये हमारी टॉप पेरेंट क्लास है एक्सेप्शन की, जिसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। देन देखो यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, यहाँ पे ये क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन है, रन टाइम एक्सेप्शन है, एंड द रन टाइम में अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये सारी एक्सेप्शंस है। अब देखो एक्सेप्शंस दो तरह की होती हैं, ये जो इस कलर की बनाई गई हैं रन टाइम एक्सेप्शन, और ये जितनी चाइल्ड होती हैं रन टाइम एक्सेप्शंस की वो जितनी होती हैं वो अनचेक्ड एक्सेप्शन है। अनचेक्ड का मतलब इसको कंपाइलर नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है। ठीक है, और ये जितनी एक्सेप्शन है वो कंपाइलर ही वार्निंग दे देता है कि भैया ऐसी एक्सेप्शन आएगी जब आप रन टाइम पे बात कर रहे हो। ठीक है, सो आप इस चीज़ पे मत ध्यान दो, आप बाद में देख लीजिएगा, पहले आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करना सीखो। ठीक है, तो ये बेसिकली हायरार्की में एक ट्रिक मैं और बता दूं। सपोज आपको ये नहीं पता है कि भैया हमें कौन सी एक्सेप्शन आ रही, कौन सी एरर कैच करनी चाहिए, तो आप पेरेंट को कैच कर लो, मतलब एक्सेप्शन को कैच कर लो, सारी अपने आप कैच हो जाएंगे। ठीक है, तो हुआ क्या है कि जावा ने सब कुछ, जावा में जितनी भी एक्सेप्शन एरर है रन टाइम, उनकी एक क्लास बनाई गई है, और जब एक्सेप्शन थ्रो होती है तो जेवीएम उन्हीं क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो करता है, तो हमें उसे कैच करना पड़ता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडल कर लेंगे तो बाकी सब हैंडल हो जाएंगे। अगर आपको स्पेसिफिक पता है कि भैया नहीं मुझे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन ही आ रही है हमारे प्रोग्राम में, तो आप इसको कैच कर लो, अदरवाइज आप एक्सेप्शन को कैच कर लो, दैट्स इट। तो ये सबसे बढ़िया है, इसको बोलते हैं जर्नलाइज एक्सेप्शन हैंडलिंग। आप टॉप को पकड़ लो, बाकी अपने आप पकड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, बस एक दो प्रोग्राम करने हैं तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो और अच्छे समझ में आएंगे। तो बेसिकली हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। अब चलते हैं प्रैक्टिकल पे और देखते हैं कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। हाउ टू हैंडल एक्सेप्शंस विद प्रैक्टिकल, हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन विद
एग्जाम्पल। ठीक है, चलते हैं अपने कोड पे और इस बार हम लोग नॉर्मल यूज़ करेंगे, यहाँ पे कोई आईडी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग जब आप नोटपैड से करोगे तभी चीज़ें समझ पाओगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के केस में। बाकी केस में तो ठीक है आप IDE यूज़ कर लेते हो, बट एक्सेप्शन हैंडलिंग का मज़ा तभी आप समझ पाओगे, ले पाओगे जब आप नोटपैड यूज़ करोगे। चलते हैं कोड करते हैं। तो गाइस हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि एक्चुअली जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी उस चीज़ को प्रोग्रामेटिकली कैसे कर देखेंगे उस प्रॉब्लम को, और उस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे होगा, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो सिंपली हम लोग आएंगे और यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे और यहाँ पे मैं कोई आईडी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। आप एक बार कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए और यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद सिंपली आप जावा का वर्जन एक बार देख लीजिए कि भैया जावा का पाथ सेट है कि नहीं है। तो मेरा जावा 14 का पाथ सेट है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं चला सकता हूँ। अगर आपका जावा का पाथ नहीं सेट है तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप पढ़ के उसको सेट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए ये मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। परफेक्ट है, चलो अब यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैं सिंपल जावा की फाइल बनाऊंगा, राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे चलूँगा एंड सिंपल एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम कुछ रख देते हैं एग्जाम्पल एंड सिंपल .txt को हम .java कर देंगे। ठीक है, एंड सिंपल यस कर दें। आप किसी भी एडिटर वगैरह से इस फाइल को बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। राइट क्लिक करके सिंपल आप इसको ओपन विद किसी से भी कर लीजिए, मैं यहाँ पे सबलाइम से कर लेता हूँ। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को सिंपली सबलाइम से ओपन कर लेता हूँ। तो मेरी और भी फाइलें ओपन है बट कोई इशू नहीं, आप उस पर मत ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल प्रोग्राम बनाता हूँ, 2 नंबर का डिवीज़न करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब डिवीज़न का प्रोग्राम बनाता हूँ। सिंपली कैसे बनाते थे, यहाँ सिंपली क्लास लिख दीजिए एंड क्लास का नाम एग्जाम्पल एंड सिंपली यहाँ पे मेन मेथड बना लीजिए। तो सबको आता है इतनी प्रोग्रामिंग तो, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अब ध्यान से देखिए, यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं कमांड लाइन आर्गूमेंट से 2 नंबर लूँगा। कमांड लाइन आर्गूमेंट का मतलब जब हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे उसी से मैं नंबर लेंगे। ठीक है, तो वो जो नंबर होगा वो इस एरे में आ जाएगा। बस देखिए, सबसे पहला नंबर एक्सेस करने के लिए आपको आर्क्स ऑफ 0 लिखना होगा, पहला नंबर। ठीक है, फिर दूसरा नंबर एक्सेस करने के लिए हमें 1 लिखना पड़ेगा। सो दोनों इंडेक्स पे नंबर है, देखो 0 एंड 1। जो ये नंबर आएगा यहाँ पे उसको मैं टाइपकास्ट मतलब चेंज कर दूंगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग होती है में से ऑब्वियसली बात है। देखो ये स्ट्रिंग है तो इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो भी किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटीजर में चेंज करेंगे। कैसे, देखो मैं यहाँ लूँगा इंटीजर डॉट पार्स इंट एंड इसके अंदर मैं इसको पास कर दूंगा। तो ये जो स्टैटिक मेथड है पार्स इंट किस क्लास का है, इंटीजर क्लास का है। ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को चेंज कर देगा इंटीजर में, देन आप इसको इंटीजर में स्टोर कर सकते हो। तो मैंने कहा चलो भैया ये n1 हो गया। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस जो मैंने यहाँ फॉलो किया वही प्रोसेस मैं इसमें ही फॉलो करूँगा, देखते जाओ। इसको मैं इंटीजर डॉट पार्स इंट के अंदर पास कर दूंगा। तो यहाँ जो दूसरा वाला जो फर्स्ट पोजीशन पे नंबर रखा होगा स्ट्रिंग के फॉर्म में वो हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन हमारा जो हम स्टोर कर देंगे वो n2 में स्टोर कर लेंगे। परफेक्ट है, ये दोनों काम हो गए। अब हमारे पास 2 नंबर हैं तो मैं यहाँ पे एक मैसेज दे दूंगा system डॉट आउट डॉट println। मैंने कहा वी हैव गॉट 2 नंबर्स। ठीक है, हमें 2 नंबर्स मिल चुके हैं। ठीक है, अब हमें डिवीजन करना है तो मैं इंटीजर n1 डिवाइडेड बाय n2 कर देंगे एंड सिंपली मैं फिर से क्या करूँगा, इसको इंटीजर में स्टोर कर लूँगा और बस ये बात है इंटीजर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट, परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके आंसर अब मुझे दिखाना है तो मैं लिखूँगा फिर से system डॉट आउट डॉट println एंड मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट इज या डिवीज़न इज एंड फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल आप देखोगे तो यहाँ पे अपना रिजल्ट सिंपली प्रिंट कर दिए, दैट्स इट। ठीक है, एंड हम ये तो हमारा मेन प्रोग्राम का कंटेंट था। जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता करने के लिए कंसोल पे हम यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे system डॉट आउट डॉट println और मैं लिख दूंगा प्रोग्राम इज स्टार्टिंग या स्टार्टेड। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया हमारा प्रोग्राम जहाँ से शुरू होना था वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो है हमारा वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये मैसेज आएगा तो आप समझोगे कि हाँ भैया सब कुछ सही हुआ है। ठीक है, एंड जब एंड होगा तो मैं यहाँ पे देखूंगा system डॉट आउट डॉट println, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंडिंग टर्मिनेटेड। दैट मीन्स ये हमारा एंडिंग पॉइंट था। तो ये भी जो प्रोग्राम है वो बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग के। इसमें क्या दिक्कत है ध्यान से देखिएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, जब सेव करूँगा एंड देन हम लोग चलेंगे सबसे पहले डेस्कटॉप पे, CD डेस्कटॉप एंड देन हम लोग कंपाइल करेंगे सबसे पहले जावा सी,
नाम है एग्जाम्पल डॉट जावा, एंटर कर दीजिए। तो ये कंपाइलेशन स्टेट था। अब आप देखोगे सिंपली यहाँ पे एरर आ गई। क्या एरर आई, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने हल्का सा मिस्टेक कर दिया है। ये इंटीजर हमें नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी हम n1 को डिफाइन कर चुके हैं ऊपर, तो हम यहाँ पे सेव कर देंगे एंड देन आएंगे यहाँ पे सिंपली हम लोग रिकम्पाइल करेंगे। तो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं फिर से, जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो ये सब चीज़ें होती रहती है, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल डॉट जावा एंटर कर दिए, आपका प्रोग्राम फिर से देखो यहाँ पे गलत हो गया। ये कह रहा है भैया प्रिंट एलन का मतलब नहीं है, तो क्यों आप देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ स्पेलिंग गलत लिखी है टर्मिनेटेड में। तो ये सब चीज़ आप ध्यान दोगे, जैसे जैसे आप टाइप करके काम करोगे अपने आप से चीज़ें सही हो जाएंगी। प्रिंट एलन, ठीक है। देन आप फिर से कंपाइल करिए, अगर सबको सही होगा तो आपका प्रोग्राम सिंपली कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने के बाद बनेगी क्लास फाइल, मैं डेस्कटॉप ओपन करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये रही, आ जाते हैं यहाँ पे एंड ये देखिए एग्जाम्पल डॉट क्लास फाइल। देन अब हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे जावा एंड क्लास का नाम एग्जाम्पल एंड हमें 2 आर्गूमेंट भी देने हैं। तो चलो हम दे देते हैं यहाँ पे 50 जाएगा n1 में, और बाद में ये इंटीजर में टाइपकास्ट मतलब चेंज हो जाएगा, टाइपकास्ट तो नहीं कर सकते, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन हम दूसरा नंबर देंगे 10, एंटर करेंगे। सो आप देखोगे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। इधर हल्का सा बीच में कर लेते हैं, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बैक कर सकते हैं अगर आप कहो तो, ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। अब सही है, सही है, सही है, ठीक है। सो स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, स्टार्टेड है, दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम सही जगह पे स्टार्ट हुआ। वी गॉट 2 नंबर्स, 2 नंबर्स से मिल गए, n1 में 50 एंड n2 में 10 एंड डिवीजन इज 5। तो जब भी आप 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आंसर आएगा एंड टर्मिनेटेड। दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम सब कुछ सही चला, रन टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है। बट अब देखो यहाँ पे बहुत सारे सिनारियो केसेस बन सकते हैं जहाँ पे एरर आ सकती हैं, एबनॉर्मल कंडीशन आ सकती है रन टाइम पे, इसको हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे आ सकती हैं, चलो मैं आप सिचुएशन बताता हूँ। सपोज आपने प्रोग्राम चलाया यहाँ पे और आपने n1 में दिया 60 एंड दूसरे नंबर में देना था नंबर, बट आपने दे दिया यहाँ पे ABC। समझ गए क्या दिक्कत होगी, मतलब आपको यहाँ n2 एक इंटीजर पास करना था, बट आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे दिया, और जैसे आप एंटर करोगे सो आप देखोगे ये देखिए प्रोग्राम स्टार्टेड, दैट मीन्स प्रोग्राम शुरू हो चुका है, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, बट शुरू होने के बाद एरर आ गई। और ये एरर कब आई, ये एरर आई नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, दैट मीन्स नंबर की कोई गलती थी, नंबर का फॉर्मेट कुछ गड़बड़ था ABC, ठीक है। तो अब ऐसी बात ABC को जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया तो सॉरी ABC को जब इंटीजर में कन्वर्ट किया गया तो ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो पाया, और बाद में आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। दैट मीन्स एंडिंग तो आई नहीं कहीं टर्मिनेटेड, आई थिंक। तो ये एक एग्जांपल था, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो हो गई, दैट मीन्स आपका प्रोग्राम बीच में बंद हो गया, ख़त्म नहीं हुआ अचानक से। अगर मैं यहाँ पे फिर से चलाता हूँ एग्जाम्पल एंड देन हम, ऐसा भी हो सकता है कि आपने 60 लिया और n2 में 0 कर दिया, दैट मीन्स सेकेंड नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर आपने एंटर किया तो आप देखोगे स्टार्टेड 2 नंबर सही सही मिले हैं प्रोग्राम को, बट जब डिवीजन हुआ है उस केस में देखो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आई, दैट मीन्स डिवाइड बाय 0। दैट मीन्स अरिथमेटिक एक्सेप्शन, कोई अरिथमेटिक जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे थे उस समय कोई एरर आ गई है, और उस समय कोई एरर आ गई तो प्रोग्राम आपका हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्राम रन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एरर है जिसको हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। तो ऐसा सिचुएशंस बन सकती हैं, ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं, किसी ने आपका प्रोग्राम चलाया और 2 नंबर देने थे, नंबर ही नहीं पास किए, नंबर ही नहीं पास करने, जबकि 2 नंबर देने थे, उस केस में भी आपका प्रोग्राम शुरू हुआ और यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, मतलब जो नंबर आप 0th पोजीशन पे निकालना चाहते हो वो नंबर ही नहीं है, दैट मीन्स इंडेक्स ही नहीं है, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो यहाँ पे 3 एरर देख सकते हो, मैं तीनों के बारे में समझा देता हूँ, इतना तो टाइम नहीं कि बाकी नंबर्स हम लोग बार बार सब चीज़ समझें, ठीक है। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, जब कन्वर्जन हो रही है, गलत कन्वर्जन की वजह से एरर आई, दैट मीन्स ABC को इंटीजर में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो कभी भी आपके प्रोग्राम में गलत कन्वर्जन होगी तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगी। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जब कोई मैथमेटिकल एरर होती है उस केस में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आती है, जैसे आपने डिनोमिनेटर में 0 भेज दिया, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, जब आप किसी एरे से वैल्यू एक्सेस करोगे बट वो इंडेक्स ही नहीं है या इंडेक्स से बाहर चले जा रहे हो तो उस केस में एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। इसी तरह जब स्ट्रिंग की कोई कैरेक्टर निकाल रहे हो और इंडेक्स से बाहर या नहीं है तो उस केस में स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो इस तरह के एरर आती हैं, आई थिंक आप समझ गए। इन एरर्स को हैंडल कैसे करते हैं, सिंपली आप देखो, सबसे पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट है एंड ये एंडिंग पॉइंट है, तो इसमें तो कोई एरर आएगी नहीं, हाई एरर आएगी इसी के बीच में। तो जावा कहता है कि अगर आपको एरर को हैंडल करना है सो हमें क्या करना होगा, एरर को हैंडल करने के लिए सिंपली जहाँ भी एरर आ, जैसे मान लो ये आपका कोड है, ये कोड है 10 लाइन्स का कोड है, तो आपको लगता है अगर इन 10 लाइन्स में कोड में, इन 10 लाइन कोड में एरर आ सकती है, मतलब एरर आ सकने का मतलब है अगर पॉसिबिलिटी है कि इन 10 लाइन में एरर आ सकती है, सो आप एक ट्राई ब्लॉक लगा दो, आप एक ट्राई ब्लॉक लगा दो एंड ये 10 लाइन आप इस कोड के अंदर लिख दो।
आ सकती है, मैं एरर ये नहीं कह रहा हूँ गारंटी एरर आएगी, एरर आ सकती है। तो आप पॉसिबिलिटी है, अगर जिस लाइन्स ऑफ कोड में पॉसिबिलिटी है किसकी, एरर की, वो आप किसके अंदर रखोगे, एरर वो रखोगे ट्राई के अंदर। तो अगर 10 लाइन है, 1000 लाइन है, हज़ारों लाइन में अगर एरर आ सकती है आपको लगता है, सो आप क्या करो, ट्राई ब्लॉक के अंदर वो सारे कोड सिंपली स्टोर कर रख दो बस। दैट मीन्स ये जो कोड जिसमें पॉसिबिलिटी होती है उनको हम लोग बोलते हैं एरर प्रोन स्टेटमेंट्स। उनको क्या बोलते हैं, एरर प्रोन स्टेटमेंट्स। तो एरर प्रोन स्टेटमेंट्स का मतलब है सिंपली आपको लगता है जिन कोड में एरर है वो आप इसके अंदर रख दो, चाहे 1 हो, 10 हो, 15 हो, 1000 हो, 20 हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन अगर इसमें कोई एरर आ जाएगी तो आप क्या करोगे, कैच ब्लॉक यूज़ करोगे। कैच ब्लॉक का मतलब कि भैया मुझे एरर को कैच कर लेना है, मतलब हमें उसको हैंडल करना है। सो अब आपको यहाँ बताना होगा टाइप, कौन सी एक्सेप्शन आप हैंडल करना चाहते हो, तो एक्सेप्शन का टाइप बताना होगा और आपको यहाँ एक वेरिएबल पास करना होगा। एंड देन आप यहाँ पे लिखोगे हैंडलिंग कोड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर यहाँ पे एरर आ जाती है उसके बाद आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर एरर आ जाएगी, सपोज यहाँ पे एरर आ गई और आपने यहाँ पे लिख दिया एरर अकर्ड, तो ये आउटपुट आ जाएगा एरर अकर्ड। अब ध्यान से देखो होगा क्या, प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस भी समझ लेते हैं। सपोज आप यहाँ पे काम कर रहे हो, यहाँ पे एरर आ गए अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो आपको पता है कि यहाँ पे मैं और अच्छे समझाता हूँ इसको, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा और अच्छे समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। तो आपको यहाँ पे पता है कि एरर आ गई, जैसे एरर आ गई तो अर्थमेटिक एरर आ गई, तो बस इसको ड्रॉ पे चलते हैं एंड सिंपली यहाँ पे सपोज आपको लग रहा है कि आपके पास इतनी सारी लाइनें हैं और हुआ क्या, इस लाइन पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ गई। अब जावा क्या करेगा, इस एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब इस एरर को स्टोर करने के लिए ऑलरेडी अर्थमेटिक एक्सेप्शन नाम की क्लास बना दी गई है। तो जावा को एक क्लास मिल जाएगी, आइडेंटिफाई कर लेगा। अभी क्या करेगा, सिंपली इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा, यहाँ पे इस क्लास का क्या बना देगा, ऑब्जेक्ट बना देगा। अब जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये सब चीज़ ट्राई के अंदर, ये सब चीज़ आपने कहाँ रखा था, ये सब चीज़ आपने ट्राई के अंदर रखा था, और यहीं पे नीचे आपने कैच ब्लॉक लगा के रखा है, ये कैच ब्लॉक रखा है। तो इस ऑब्जेक्ट के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, सारी इंफॉर्मेशन होगी एरर की। वो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो कर देगा आपके कैच ब्लॉक में। अब यहाँ पे जो आपने कैच किया होगा एक्सेप्शन, सपोज आपने यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन कैच किया है, अगर ये इस ऑब्जेक्ट का टाइप और इसका टाइप मैच कर गया तो आपका ये वाला कैच वाला ब्लॉक चल जाएगा। और यहाँ पे जो आपका वेरिएबल था ई, इसमें इस ऑब्जेक्ट का आपको रेफरेंस मिल जाएगा, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का आपको रेफरेंस मिल जाएगा। दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट को भी आप यूज़ कर सकते हो जो ऑब्जेक्ट इंटरनली जावा ने क्रिएट किया था, और इस ब्लॉक के अंदर आप डिटेल्स वगैरह प्रिंट कर सकते हो। तो सिंपली अगर मैं कोड की बात करूँ तो यहाँ हो, अगर कोड की बात करूँ तो सिंपली यहाँ पे जो एरर आएगी, ये जो टाइप जो एरर आई, सपोज अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई, तो अर्थमेटिक का जावा जेवीएम क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा इंटरनली, और उसका ऑब्जेक्ट इसके टाइप से मैच होगा कि भैया जो एरर आई क्या ये वही एरर आप कैच कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो वो जो ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा उसका रेफरेंस इसमें डाल देगा, आप उसको रेफरेंस को यूज़ कर सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रिंट कर सकते हो। तो ये बेसिकली सिंपल तरीका है ट्राई कैच को इम्प्लीमेंट करने का, सिंपल वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ट्राई एंड कैच टू हैंडल एक्सेप्शन। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली आ जाते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास इतनी सारी लाइनें हैं क्योंकि एरर कहीं ना कहीं इसी में आ रही है। जब आप इनपुट ले रहे हो, जब आप डिवाइड कर रहे हो, तो इसी में एरर आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इन सब को ट्राई के अंदर रख दूंगा। देखते जाओ, मैं क्या करूँगा, ट्राई के अंदर रख दूंगा, ठीक है। सिंपली देख लो, ट्राई के अंदर रख दिया, इन सबको रख दिया जिसमें एरर मुझे लगता था आती है। ऐसे आप जब कोडिंग करोगे तो आपको पता होगा किसमें कौन सी एरर आ सकती है, ठीक है। अब अगर इसमें किसी में भी एरर आएगी, सो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे कैच यूज़ करूँगा। और अब आप किस एक्सेप्शन को कैच करना चाह रहे हो, तो सपोज मैं यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन कैच करना चाह रहा हूँ, तो मैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिखूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। अब मुझे पता है अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई, दैट मीन्स जो सेकेंड नंबर है वो आपने 0 कर दिया, तो यहाँ पे एक मैसेज दे दूँगा प्रॉपर system.out.println, और मैं यहाँ लिख दूँगा सिंपली सेकेंड n2 कैन नॉट बी 0, ठीक है। और मैं बस इतना लिख दूंगा, और कोई मैसेज है तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। और आपको सिंपली यहाँ पे एक मेथड भी मिल जाएगा जो ऑब्जेक्ट अर्थमेटिक एक्सेप्शन के पास मिल जाएगा। एक मेथड दिखाता हूँ आपको,
println और मेथड है ई डॉट गेट मैसेज। तो आप अपने एक्सेप्शन, अपने ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बनाएगा JVM, उससे भी आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, मैसेज निकाल सकते हो कि एक्सेप्शन कौन सी है। तो ये होगा, अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे आएगी तभी ये मैच करेगा और तभी ये कैच ब्लॉक चलेगा। दैट मीन्स अभी जो प्रोग्राम है वो हैंडल कर सकता है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है। मैं चलाता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे आते हैं, फिर से अभी तक का कहानी पूरी क्लियर करते हैं। एक बार प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। हालांकि लेटेस्ट वर्जन में आपको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप करते हो। तो एग्जाम्पल डॉट जावा एंड सिंपली मैं यहाँ पे देता हूँ एग्जाम्पल एंड मैं डिवाइड बाय 0 एरर लाता हूँ जानबूझ के। मैंने कहा 20 और सेकंड नंबर मैंने जानबूझ के 0 किया, एंटर कर दिया। सो आप देखोगे एरर आई, क्योंकि मुझे पता है या आपको भी पता है कि जब हम लोग सेकंड नंबर 0 दे रहे थे एरर तभी आ रही थी। तो देखो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ एंड वी हैव गॉट 2 नंबर्स, 2 नंबर भी आपके प्रोग्राम को मिले, बट यहाँ पे देखो n2 कैनॉट भी 0 आ गया और डिवाइड बाय 0 एंड टर्मिनेटेड। दैट मीन्स एरर आई और एरर का इन्फॉर्मेशन प्रिंट भी हुई है जो आपने प्रिंट किया था, साथ ही साथ में पूरा डिटेल में मैसेज प्रिंट हुआ है एंड टर्मिनेट भी हुआ है प्रोग्राम। इसका मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे और भी स्टेटमेंट्स होते तो चलते, यहाँ पे अगर हमारे पास 100 स्टेटमेंट्स भी होते तब भी चलते, क्योंकि हमारे ट्राई कैश ने क्या बना दिया, ट्राई कैश ने आपके प्रोग्राम को नॉर्मली टर्मिनेट कराया। मतलब यहाँ पे अगर 100 भी लाइन होते कैश के नीचे तो वो 100 लाइनें भी चलती। बट ये प्रोग्राम अभी भी फुल्ली सिक्योर नहीं है, फुल्ली सिक्योर नहीं है। मतलब आई थिंक समझ, सिक्योर कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो रिलायबल। अभी वो इतना रिलायबल नहीं है, और अगर टेक्निकल टर्म बजवर्ड बोलें तो अभी ये इतना रोबोस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कंप्लीटली रोबोस्ट बनाने के लिए ऑब्वियसली बात है और भी एरर आ सकती है, एक्सेप्शन आ सकती है। सपोज जहाँ 0 देना था आपने ऐसे नंबर यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया और एंटर किया, तो आप देखोगे आपका प्रोग्राम यहाँ पे डिवाइड बाय 0 अर्थमेटिक एक्सेप्शन को तो हैंडल कर रहा था, बट यहाँ पे वो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर पाया। मतलब एक को तो उसने हैंडल किया, बट यहाँ पे दूसरे एरर को नहीं हैंडल कर पाया। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने प्रोग्राम को ऐसा बनाना होगा कि वो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को भी क्या कर ले, ठोक दे, मतलब हैंडल कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग एंड हम लोग जावा ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच यूज़ कर सकते हो, सिंगल ट्राई विथ मल्टीपल कैच। तो आप एक कैच यहाँ पे और लगा दो और यहाँ पे इस बार हम लोग हैंडल करेंगे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है, तो अब हम ये हैंडल करेंगे, साथ ही साथ में ये भी हैंडल करेंगे, और इसमें मैं लिख दूंगा नंबर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं यहाँ लिखूंगा इनवैलिड नंबर, जो आपने नंबर दिए हैं इनवैलिड इनपुट है, इनवैलिड इनपुट्स, क्योंकि मुझे पता है जब भी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगी इसका मतलब आपने कन्वर्जन गलत नंबर दिया तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं इनवैलिड नंबर्स लिखूंगा एंड देन आपको मैसेज भी दे दूंगा यहाँ पे कि किसकी वजह से नंबर इनवैलिड आ रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और आप ई डॉट गेट मैसेज। अब ई जो है वो इसका फंक्शन होगा, या तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन का फंक्शन होगा, या जो ये मैसेज है ये आ रहा होगा अपने पेरेंट से। तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन या तो रन टाइम का होगा, या तो एक्सेप्शन का होगा, या थ्रोएबल का होगा, इससे मैटर नहीं करता, आप ई पे यूज़ कर सकते हो बस। अब हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पे ट्राई में अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी तो एक कैच चलेगा, अगर ट्राई में नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगी तो ये वाला चलेगा। लेकिन इन दोनों के अलावा अभी भी हमारा प्रोग्राम केपेबल नहीं है कि और भी एरर्स को हैंडल कर सके। मैं दिखाता हूँ आपको, दोनों एरर बारी बारी से लाके दिखाता हूँ। अभी तक की कहानी को साफ करते हैं एंड जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा कंपाइल कर लेते हैं एंड देन अभी देखो यहाँ पे गलत हो गया। क्या गलत हो गया, मैसेज ये मेथड है तो हमें वेरिएबल की तरह नहीं मेथड की तरह यूज़ करना होगा। एंड देन फिर से हम लोग इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं एंड देन हम लोग फिर से रन करते हैं। तो अब हम बारी बारी से दोनों एक्सेप्शंस लाते हैं। तो हमने कहा 20 एंड 0, आप देखोगे आपका प्रोग्राम प्रॉपरली चल रहा है, टर्मिनेट हुआ नॉर्मली। एंड देन अगर मैं यहाँ पे जावा लिखूँ, एग्जाम्पल लिखूँ और दोनों नंबर गलत डालूँ, तब भी देखो आपका प्रोग्राम परफेक्ट चल रहा है। स्टार्टेड इनवैलिड नंबर्स एंड किस लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है एंड प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हुआ। बट अभी भी बहुत सारी एक्सेप्शन है जो ये प्रोग्राम नहीं हैंडल कर सकता। सपोज यहाँ पे आपने लिख दिया एग्जाम्पल और आपने नंबर ही नहीं पास किया, तो आप देखो प्रोग्राम फिर से एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया और इस बार आ रही थी एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसके लिए अलग एक कैच लगा सकते हो। लेकिन जो एक्सेप्शंस पता है वो तो ठीक है, आप हैंडल कर लोगे, बट जो नहीं पता उसके लिए क्या करोगे। तो मैंने कहा था ना कि आप क्या करो, आप एक पेरेंट को ही कैच कर लो जो सबकी पेरेंट क्लास है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैच एंड एक्सेप्शन लिख देंगे बस। एक्सेप्शन मतलब जर्नलाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग, एक्सेप्शन मतलब ये सारी एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगी। क्यों, क्योंकि ये सबकी फादर है। तो सबकी फादर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और मैं यहाँ लिख देता हूँ एरर। एरर आ गई, कौन सी एरर आई ये भी आप निकाल सकते हो, दिखाता हूँ एरर कैसे निकालोगे। देखिए यहाँ पे आप सिस्टम
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नॉट प्राइवेट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे आप ई डॉट गेट मैसेज से निकाल सकते हो जो भी एरर आ रही होगी उसकी डिटेल। तो ये क्या करेगी, ये सबको हैंडल कर लेगी, कोई भी एरर आएगी बस इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अर्थमेटिक आ जाएगी तो नीचे तक पहुँचेगा नहीं, कैच यही वाला कैच चल जाएगा, नंबर आ जाएगी तो ये वाला चल जाएगा, इसके अलावा कुछ आ जाएगी तो ये वाला कैच ब्लॉक चल जाएगा। मैं दिखाता हूँ। अब ये प्रोग्राम आपका फुल्ली रोबस्ट बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे जावा से लिखूँ एक्सेप्शन एग्जाम्पल डॉट जावा लिखूँ एंड कोई भी एक्सेप्शन आ जाए, जावा लगा के एग्जाम्पल लिखूँ और एंटर कर दूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को तो हमने कैच नहीं किया था, फिर भी आप देखो स्टार्टेड एरर, एंड एरर किस लिए आई, इंडेक्स 0 आउट ऑफ बाउंड्स फ्रॉम फॉर लेंथ 0, आई थिंक आ गया टर्मिनेटेड। तो इसके लिए कौन सा कैच ब्लॉक चला, इसके लिए हमारा ये वाला कैच ब्लॉक चला एक्सेप्शन। ये सबको हैंडल कर लेगी, ये सबकी बाप है, और बाप क्या करता है, बाप होता है, बेटा होता है, आई थिंक समझ पा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जावा लिखूँ एंड एग्जाम्पल लिखूँ एंड एग्जाम्पल में सिंपली मैं यहाँ पे दे दूँ ऑब्वियसली बात सेकंड नंबर 0 दे दूँ, तो आप देखो पहला वाला चल गया डिवाइड बाय 0 वाला, ठीक है, मतलब अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एग्जाम्पल और गलत इनपुट्स दे दूँ तो ऑब्वियसली बात है दूसरा वाला चल जाएगा। तो ये अब आपका प्रोग्राम परफेक्टली रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब रिलायबल बन चुका है। अब ये अचानक से टर्मिनेट नहीं होगा, जब भी आपका प्रोग्राम चलेगा तो स्टार्टेड और टर्मिनेटेड तो आएगा। तो ट्राई कैसे आपका प्रोग्राम एक रोबस्ट बनता है, रोबस्ट प्रोग्राम बनता है, दैट मीन्स आपके प्रोग्राम में हमेशा नॉर्मली टर्मिनेशन होगा, और नॉर्मल तो प्रोग्राम चलेगा ही। अगर आप सही इनपुट डालोगे 50 डाल दिया और आपने 2 डाल दिया तब तो आपका प्रोग्राम सही आउटपुट देगा। तो ये तरीका था ट्राई कैच यूज़ करने का। कभी कभी आप फाइनली भी यूज़ कर लेते हो। फाइनली मतलब आप ट्राई के साथ कैच के साथ, ये सारे कैच है, मल्टीपल कैच यूज़ कर सकते हो, और कैच के साथ लास्ट में आप फाइनली भी लगा सकते हो, फाइनली, ठीक है। फाइनली ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक कब होता है, ये ब्लॉक हमेशा चलता है, ऑलवेज गेट्स एग्जीक्यूटेड, ये हमेशा चलेगा, गेट्स एग्जीक्यूटेड इरेस्पेक्टिव ऑफ ट्राई कैच, मतलब चाहे ट्राई चले चाहे कैच चले, ये चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नॉट प्राइवेट प्रिंट एल एन, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा आई एम इन फाइनली ब्लॉक, और मैं सिंपली क्या करूँगा यहाँ पे लिख दूँगा क्लोजिंग ऑल द रिसोर्सेस, स्पेलिंग भैया देख लेते, रिसोर्सेस, क्लोजिंग ऑल द रिसोर्सेस, ठीक है, सेव कर लेते हैं, दैट्स इट। तो फाइनली ब्लॉक हमेशा चलता है, चाहे ट्राई चले चाहे कैच ब्लॉक चले, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक बार इसको चला के एग्जाम्पल में इलस्ट्रेट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेट करना। कंपाइल करते हैं जावा सी एंड एग्जाम्पल डॉट जावा, ठीक है। एंड देन अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आती, सपोज हमने कहा 45 एंड 3, तो आप देखोगे यहाँ पे 15 आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, और आपका आई एम फाइनली ब्लॉक मतलब ये चला, ठीक है। एंड देन अगर एक्सेप्शन आ जाती है इन केस, सपोज आपका यहाँ कुछ एक्सेप्शन आ गई, तब भी आई एम फाइनली ब्लॉक चलेगा। तो फाइनली का मतलब होता है कि ट्राई चले चाहे कैच चले, फाइनली चलेगा। जैसे इसका नाम है फाइनली, ये काम हो गया मतलब ये काम होगा ही होगा फाइनली, ठीक है। तो फाइनली हमें चलेगा। अब लास्ट टॉपिक, आई थिंक आप इस चीज़ से तो समझ गए कि ट्राई कैच का मतलब क्या है। ट्राई कैच का मतलब यही है कि आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप जावा प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो। इवन जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हो तब तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने सिंपल तरीका बता दिया, आप ट्राई के साथ मल्टीपल कैच यूज़ कर सकते हो, ट्राई के साथ सिंगल कैच ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, ट्राई के साथ ट्राई कैच फाइनली यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है। अगर ये दोनों भी एक्सेप्शन शायद मुझे नहीं आ रही होती तो मैं सिंपली ये वाला एक्सेप्शन कैच कर लेता। तो अगर एक्सेप्शन आपको नहीं पता तो आप सिंपल कैच एक्सेप्शन पेरेंट क्लास हैंडल कर लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अगर आपको कोई अपनी एक्सेप्शन बनानी तो बहुत आसान है, आप क्या करो, सिंपल एक क्लास बना लो, ठीक है। तो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ हाउ टू क्रिएट कस्टम एक्सेप्शन, हाउ टू क्रिएट कस्टम एक्सेप्शन। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन, कैसे अपनी एक्सेप्शन बनाते हो, तो जावा में बहुत आसान है। जावा में आप अपना सर्वलेट कैसे बनाते हो, अपना फ्रेम कैसे बनाते हो, अपना एप्लेट कैसे बनाते हो, अपना मतलब तमाम तरीके की चीज़ें कैसे बनाते हो, एग्जैक्टली वैसा ही हम लोग एक्सेप्शन बनाते हैं, अपनी एक्सेप्शन बनाते हैं। सपोज मैं यहाँ पे क्लास ले बना लेता हूँ और मैं बनाने वाला हूँ एज इन वैलिड एक्सेप्शन, ठीक है। हम एक ऐसे एक्सेप्शन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है
यहाँ पे अभी ये सिंपल क्लास है, इसके पास कोई भी फीचर नहीं है एज इनवैलिड वाली का, मतलब एज इनवैलिड एक्सेप्शन का कोई भी इसके पास फीचर नहीं है। बट अगर हम इसको सारी प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स एक्सेप्शन की दे दें तो ये भी बिहेव करेगी कैसा, एज अ एक्सेप्शन। मतलब इसके पास अगर एक्सेप्शन वाली चीज़ें आ जाएं तो ये बिहेव करेगी एज अ एक्सेप्शन। सपोज मेरे पास एक क्लास है, इसको और अच्छे समझते हैं। एक क्लास है और जिसका नाम है टॉमी, ठीक है, टॉमी। अभी इस क्लास के पास टॉमी कुछ नहीं है, तो ये टॉमी आपको पता नहीं है टॉमी इंसान का नाम है कि डॉग का नाम है। बट अगर इस टॉमी के पास सारे फीचर्स एंड मेथड्स डॉग के मैं दे दूं तो ये टॉमी क्या बन जाएगा, एक डॉग बन जाएगा। बट अगर मैं इसके पास सारे फीचर एंड मेथड जो भी है इसको मैं उठा के दे दूं एक इंसान का, तो ये टॉमी एक इंसान बन जाएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे फीचर्स जावा में देते हैं। सिंपली आप एक्सटेंड कर लेंगे ह्यूमन, दैट्स इट। तो ये टॉमी अब एक ह्यूमन होगा, मतलब ये टॉमी एक ह्यूमन नहीं होगा, ये तो टेम्पलेट है। जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे देन ये क्या होगा, ये एक ह्यूमन होगा वो वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक्सटेंड कर लेंगे, इसको फीचर उठा के दे देंगे एक्सेप्शन का। तो ये जो एज इनवैलिड है उसके पास सारे एक्सेप्शन के फीचर आ जाएंगे, इसको अब हम लोग एज अ एक्सेप्शन यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह हम लोग जे फ्रेम बनाते हैं, अगर याद हो हमारे पास एक फ्रेम होता था माई फ्रेम एक्सटेंड्स जे फ्रेम। तो इसमें करते क्या था, कुछ नया थोड़ी ना करते थे। इसमें क्या करते थे, यहाँ पे मेरा एक फ्रेम है, एक क्लास है, सिंपल मैंने एक्सटेंड कर लिया माई फ्रेम से। इसी तरह हम लोग एप्लेट बनाते थे तो एप्लेट से एक्सटेंड कर लेते थे। जाओ में सिंपल है, आप बस इनहेरिट कर लो, दैट्स इट। तो ये हमारी एक एक्सेप्शन बन गई, अब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन कस्टमाइज मैसेज भी बना सकते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्टर क्या बनाएंगे कस्टमाइज मैसेज के लिए, सिंपली कस्टमाइज मैसेज। सपोज ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये कब कॉल होगा, जब आप कोई भी वैल्यू नहीं पास करोगे ऑब्जेक्ट बनाते समय। तो जब यहाँ पे ब्लैंक पास हो गया उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं कॉल कर लूँगा सुपर, एंड सुपर में पास कर दूंगा एज इज इनवैलिड। तो डिफ़ॉल्ट मैसेज है, डिफ़ॉल्ट मैसेज चला जाएगा हमारे पेरेंट क्लास को। आपको पता होगा कि सुपर किस लिए होता है, सुपर कीवर्ड इज यूज टू कॉल इंटरमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो ये सुपर क्लास कॉल कर देगा इस एक्सेप्शन क्लास का कंस्ट्रक्टर, और ये जो वैल्यू ले जाएगा उसी वैल्यू से ये एक्सेप्शन इनिशियलाइज हो जाएगी। मतलब बाय डिफॉल्ट मैसेज जो है वो एज इज इनवैलिड आ जाएगा अगर आप एज इनवैलिड एक्सेप्शन को यहाँ पे यूज़, मतलब बाय डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करके बनाते हो ऑब्जेक्ट तो। बट किसी ने अगर अपना कस्टमाइज मैसेज पास किया एज इनवैलिड एक्सेप्शन और यहाँ पे अपना मैसेज पास किया, तो मैं मैसेज ले लूँगा और मैं क्या करूँगा, मैं सुपर से उसी मैसेज को ऊपर भेज दूंगा। मतलब यहाँ पे मैं सिंपली मैसेज भेज दूंगा, दैट्स इट। तो आपके पास दो ऑप्शन है इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के। सबसे पहला ऑप्शन है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आप एक वेरिएबल ले लो एज इनवैलिड एक्सेप्शन, और यहाँ पे मैंने कहा ex इज इक्वल टू न्यू एज इनवैलिड एक्सेप्शन, दैट्स इट। अगर आपने यहाँ ब्लैंक यूज़ कर लिया, ब्लैंक वाला कंस्ट्रक्टर मतलब डिफ़ॉल्ट वाला, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और मैसेज जो जाएगा इनिशियलाइज होगा ऑब्जेक्ट, उसमें जो मैसेज जाएगा वो एज इनवैलिड जाएगा, इनिशियलाइज होगा विद द हेल्प ऑफ सुपर, दैट मीन सुपर पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो एज इनवैलिड मैसेज आ जाएगा। एंड अगर आपने यहाँ पे पास कर दिया कि योर एज इज इनवैलिड, तो इस केस में ये मैसेज जाएगा यहाँ पे, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जो मैसेज आपने पास किया योर एज इज इनवैलिड वो यहाँ जाएगा पेरेंट क्लास के पास। दैट मीन जो ऑब्जेक्ट बनेगा ex में वो उसके पास मैसेज जो होगा वो एज इनवैलिड का होगा। परफेक्ट है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, इस वाली क्लास को यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे अगर जो n2 आपने पास किया है वो लेस देन 10 है, इस केस में हम लोग क्या लाना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे एक एक्सेप्शन लाना चाहते हैं। तो जानबूझ के एक्सेप्शन लाना चाहते हैं। अगर n2 10 से कम है तो मैं यहाँ पे एक्सेप्शन लाने के लिए बहुत आसान है। आप यहाँ लिखिए थ्रो, जानबूझ के एक्सेप्शन है, और यहाँ पे कौन से एक्सेप्शन लाना चाह रहे हो, तो मैं कहूँगा यहाँ पे मैं एज इनवैलिड एक्सेप्शन लाना चाह रहा हूँ, और लिख देते हैं माई एज इनवैलिड। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अब इस केस में एक फर्जी जानबूझ के एक्सेप्शन आएगी, थ्रो होगी, JVM थ्रो करेगा, यहाँ पे एरर आएगी रन टाइम पे। अगर आपने n1 n2 आपने छोटा डाल दिया, किससे, आपने इससे छोटा डाल दिया 10 से, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन एज इनवैलिड एक्सेप्शन आ जाएगी, जो आपने यहाँ खुद अभी ऊपर बनाई है, एग्जैक्टली वही एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाएगी। अब उसको कैच भी कर सकते हो, बट कैच नहीं करोगे तो फाइनली ये वाला चीज़ उसको कैच कर लेगा। मैं दिखाता हूँ आपको सिंपल, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको क्लियर कर देता हूँ जावा सी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एग्जाम्पल डॉट जावा एंड सिंपल मैं क्या करता हूँ जावा एंड एग्जाम्पल। मैं सबसे पहले नॉर्मली देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्लोजिंग ऑल द रिसोर्सेज परफेक्टली चला, इसमें कोई रोल ही नहीं था। बट अगर n2 जो है वो अच्छा हुआ तो है रोल, देखो 2 आपने n2 2 दिया, तो देखो माई एज इज इनवैलिड आई, यहाँ पे एक्सेप्शन माई एज इज इनवैलिड एक्सेप्शन आ गई। ठीक है,
अगर आप ऊपर दोगे तो यहाँ पे नहीं चलेगा, माई एज इनवैलिड नहीं है। बट अब क्योंकि यहाँ पे फाइनली आपने जो आपने कैच लगाया था, ये जो आपकी जो एक्सेप्शन आ रही है एज इनवैलिड, वो एक्सेप्शन आ रही है कैच एक्सेप्शन से, इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्शन पता नहीं चल पा रहा है। बट आप क्या कर सकते हो, उस अपनी एक्सेप्शन को कैच भी कर सकते हो। यहाँ पे कैच में लगा दो एज इनवैलिड एक्सेप्शन ई, और यहाँ पे लिख दो एज इज इनवैलिड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड यहाँ पे लिख दो इनवैलिड N2, और मैसेज क्या आ रहा है वो भी लिख दो। तो इस केस में आपका जब आपकी एक्सेप्शन आएगी, इनवैलिड एक्सेप्शन आएगी, तो यहाँ पे ये वाला चलेगा, ये वाला कैच ब्लॉक चलेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे अपनी देखो, अपनी एक्सेप्शन मैंने यहाँ थ्रो भी किया। थ्रो कीवर्ड क्या होता है, जानबूझ के जब प्रोग्रामर थ्रो करना चाहता है कोई एक्सेप्शन, तो वो थ्रो कीवर्ड यूज़ कर सकता है। एंड सिंपल हम लोग यहाँ पे इसको कैच भी कर रहे हैं अपनी एक्सेप्शन को। तो अब देखो ट्राई ब्लॉक में 3 तरह की एक्सेप्शन आएगी, तो अर्थमेटिक आएगी तो ये चलेगा, नंबर आएगी तो ये चलेगा, एज इनवैलिड एक्सेप्शन आएगी तो ये चलेगा, एंड अदर कोई एक्सेप्शन आई कोई और, तो ये वाला कैच ब्लॉक चल जाएगा और आपका प्रोग्राम नॉर्मली बना रहेगा, टर्मिनेट होगा, 100 लाइनें भी चलेंगी यहाँ। तो ये हमने एक एक्सेप्शन बना लिया। अगर आपसे कोई इंटरव्यू वगैरह क्वेश्चन पूछता है कि भैया अपनी एक्सेप्शन कैसे बनाते हो, तो सिंपल बता दो सर, जावा में कुछ भी अपना क्रिएट करने के लिए पहले से कुछ इंटरफेसेस दिए गए हैं या कुछ क्लासेस दी गई हैं। इंटरफेसेस है तो उसको इंप्लीमेंट कर लो, मेथड्स ओवरराइड कर दो, और अगर क्लासेस हैं तो उसको एक्सटेंड कर लो एंड अपने काम भर का मेथड ओवरराइड कर दो। अपने काम भर का मेथड क्यों बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि आपको पता है क्लास ऑब्वियसली बात इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है, तो क्लास प्रोवाइड करती है, तो आप चाहो तो ओवरराइड करो मेथड्स की बॉडी को, अगर ना चाहो तो ना ओवरराइड करो। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आपको समझा दिया है। जो कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, जैसे थ्रो कीवर्ड बचा हुआ है, जैसे थ्रो कीवर्ड्स बचा हुआ है, जैसे आपका एक चेक्ड एक्सेप्शन के बारे में थोड़ा बचा है, वर्सेस अनचेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, एंड बाकी चीज़ें जो बची हुई हैं, जैसे और बहुत सारी चीज़ें बनी हैं बची, लेकिन मैक्सिमम मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। और ये जो सोर्स कोड है आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो काफ़ी चीज़ें आप सीख गए हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हो, मतलब चाहते हो सिंगल वीडियो में चीज़ें सीखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही लाता रहता हूँ इंटरेस्टिंग वीडियोस। और मैं नेक्स्ट हाजिर होऊंगा किसी अच्छी वीडियो को लेकर के। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। और वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। चले बाय बाय।